आप लोग क्लास के समय याद दिलाया कीजिए रिकॉर्डिंग का, 2 क्वेश्चन ऐसे निकल गए। ओवरफ्लो नहीं हुआ तो हुआ क्या? अभी तो हम लोग वाटर का सरफेस बढ़ जाएगा, बाहर है पानी, मतलब हो जाएगा। ये जो कैपिलरी के बाहर का पानी है उसका लेवल थोड़ा राइज हो जाएगा। कैपिलरी ट्यूब इतनी वैसी पतली सी होती है, लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस पे बात कीजिए हुआ क्या, यहाँ तक पानी आ गया। देखिए उस वाले केस में इस वाले केस में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले में आंसर छुपा हुआ है। फ्लैट हो जाएगा। देखिए आपने लिखा h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर, सरफेस टेंशन टू डेंसिटी जी और आर, ये तो कांस्टेंट है ना, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फर्स्ट वाले केस में h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, सेकंड वाले केस में h की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। अगर 8 सेंटीमीटर है इसका मतलब h की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। h की वैल्यू डिक्रीज हुई इसका मतलब cos थीटा भी क्या होना चाहिए, डिक्रीज। cos थीटा डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 इंक्रीज होती है तो cos थीटा की वैल्यू 1 से 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अगर h की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। पहले अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर मान लीजिए, ठीक है, तो ये और ज्यादा फ्लैट होता जाएगा ये सरफेस। पहले ये ज्यादा कर्व था ना, अब ये कर्व नहीं होगा, थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन एडवांस में आया था, समझिएगा, ऐसा कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। एडवांस में क्वेश्चन क्या कहा गया कि ये ग्लास स्लैब है और एक और ग्लास स्लैब है। ठीक है, 2 स्लैब लिया मैंने, ये ग्लास स्लैब है, इसको मैंने क्या किया, बहुत पास पास रख दिया। ठीक है, 2 ग्लास स्लैब है, इसको आपने बहुत पास रख दिया, तो इनके बीच का अभी भी डिस्टेंस है कुछ। ठीक है, लेकिन बहुत पास पास में। ठीक, तो इसको क्या किया मैंने, पानी के अंदर डाल दिया। ठीक, पानी के अंदर डालूंगा तो मेरे को कुछ सामने से ऐसा कुछ नजर आएगा, सामने से ऐसे नजर आएगा ना। ठीक, तो ये कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, कैपिलरी ट्यूब की तरह। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब की तरह जाए तो वाटर आपका राइज करेगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये तो पानी राइज किया, इसने पूछा कितना राइज किया, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब तो है नहीं, कैपिलरी की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसकी विड्थ बहुत कम है। ठीक है, विड्थ कम है तो ये क्या करेगा, एडेसिव फोर्स ज्यादा, ऊपर पानी को सक करता रहेगा। ठीक है, तो ऊपर पानी राइज कर रहा है, लेकिन इसने पूछा कितनी हाइट तक राइज करेगा। सर इसके ऐसा कर सकते हैं क्या, डीएक्स लेंथ की बहुत सारी स्ट्रिप्स मान और उसकी एक्सेस प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर होता है हम लोग क्या लिखते हैं, 2T/R ना, यही कॉन्सेप्ट से हमने डेरिवेशन किया था। यहाँ पे एक्चुअल में ये होता है T/R1 प्लस T/R2, ये एक्चुअल में एक्सेस प्रेशर है। ठीक है, ये डेरिवेशन जब आपके सिलेबस में है। ठीक, मैं बता रहा हूँ अभी समझिए कि इसका मतलब हुआ क्या। यहाँ पर अगर मैं इस वाले कर्व को देखूं, इस वाले कर्व को थोड़ा सा देखिए, इमेजिन कीजिए, ये कर्व कुछ ऐसा होगा, कुछ इमेजिन कर पा रहे हैं, है ना।
ये पूरा रेक्टेंगुलर स्लैब है ना, तो पानी तो ऐसे ही होगा ना, ये ठीक है, उसी को मैंने बनाया, ठीक। तो जो R1 R2 का मतलब क्या होता है, ये है पॉइंट, देखो सेंटर वाला पॉइंट, ठीक है। तो सेंटर वाले पॉइंट पे आप दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये नजर आ रहा है, इसका रेडियस है R1, ठीक है। जो ये पॉइंट है, सेंटर वाला पॉइंट है, ये वाला, ये ऐसा था ना पार्ट, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, एक रेडियस ये वाला R1 जो भी है, ये ऐसे इमेजिनरी सर्कल, ये R1, ठीक है। और इस पॉइंट के दो परपेंडिकुलर, एक तो आपने ऐसे ड्रॉ किया अलोंग द सरफेस, और एक आपने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये R1 हो गया। इमेजिनेशन पे है पूरा काम। तो मैंने कहा कि ये जो कर्व्ड पाथ था, ये वाला जो कर्व्ड पाथ है, ठीक है, ये ऐसे कर्व्ड पाथ है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आपने क्या किया, जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक ही, ठीक है, और एक अलोंग द सरफेस, ये ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर को ही हम लोग R1 R2 कहते हैं। अगर स्फेयर होता तो ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इससे आर आर कितना हो जाता है, 2t/r हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है R2, ठीक है। तो R1 और R2, मैंने कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d, तो R1 कितना हो जाएगा, d/2, ठीक, और R2 कितना हो जाएगा, हाँ सही बात है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये लेंथ बहुत बड़ी है, बहुत पास पास है, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, इसे इसको समझिएगा। वो सिर्फ एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो बोर्ड है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर ये पॉइंट इतना बड़ा होता तब मैं इसको इनफाइनाइट नहीं कहता, ठीक है। इस पॉइंट के लिए इसका डायमेंशन बोर्ड का इन्फिनिटी है, लेकिन इस सर्कल के लिए इसका डायमेंशन इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इन्फिनिटी टर्म आता है वो सिर्फ एक रेफरेंस है कि किसके रेस्पेक्ट में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे R1, ये रेडियस तो मेरे को नजर आ रहा है, तो ये तो बहुत पास है ना, ये देखिए इमेजिन, R1 आपने कहा बहुत पास है, इसका मतलब R1 हो सकता है 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर है, लेकिन ये जो है, ये लेंथ 1 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में अगर ये 5 सेंटीमीटर भी तो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि 1 मिलीमीटर के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसको R2 की इन्फिनिटी ले रहा हूँ। तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, T/R1 प्लस T/इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, 2T/d, और ये फॉर्मूला तो था ही, 2T/d किसके इक्वल होता है, सर ये R2 में ये समझता है 20 की फ्लैट सरफेस की रेडियस जो ये बीच वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे दो परपेंडिकुलर डॉट थे, एक ऐसे और एक, हाँ मैं तो समझ गया, ठीक है। तो ये वाला क्या है, ये तो एक सर्कल का ही है, ये रेडियस, ठीक, और ये वाला क्या, तो फ्लैट है ना, फ्लैट का रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी, ये फ्लैट है ना, लीनियर है, ये तो बहुत बड़े सर्कल का होगा ना, ये ऐसा है ना कर्व्ड पाथ, ये है, ये है ना कर्व। तो हमने पहला R1 ये लिया और R2 ये, पानी 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 पानी, हाँ, तो ये लेंथ क्या होगा, ये सर्कल कब बनेगा, एक बड़े से इनफाइनाइट रेडियस वाला सर्कल होगा ना, ये फ्लैट है। अगर मेरे को आर्क नजर आता तब तो मैं कह देता ये बंदा सर्कल, ये तो मेरे को फ्लैट है ना, फ्लैट है तो इसका सर्कल कैसा होगा, वो कहेंगे इन्फिनिटी पे जाके बड़ा सा सर्कल बन रहा होगा, तो उसका ये आर्क होगा, ये dx है, एक तरह से मान लीजिए। नीट वाले नहीं भी समझ रहे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये एडवांस का क्वेश्चन है।
तो मतलब कोई इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मारना क्या आएगा वो फिर तो सही हो गया। जो ब्लड सर्फेस है उसका जो आर्ट प्लस जो होता है उसका रेडियस इंफिनिटी होता है, इसके नीचे इंफिनिटी दिया है तो इस पॉइंट के आसपास मतलब इंफिनिटी दिया है, तो ये फ्लैट ही तो हुआ, ये फ्लैट ही तो है। हाँ ये फ्लैट है, हाँ तो इंफिनिटी ठीक है फ्लैट है। सर एक मिनट थोड़ा सा नोट करना, अच्छा आप चेंज कर देंगे और अपना बंद कर दीजिए। फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास रहता है। हो गया क्लियर। क्वेश्चन लिख लीजिए कि हम लोग जब ब्लड टेस्ट लेते हैं तो रेक्टेंगुलर स्लैब पे लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग ब्लड के एक दो बूंदे टपकाते हैं, तो उसके बाद स्लैब को उसके ऊपर रख देते हैं, तो उसको हम लोग कभी भी ऐसे नहीं उठाते, हमेशा स्लाइड करते हैं। क्यों? पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसा क्यों कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर स्लैब है उसमें ब्लड से गिराते हैं उसके बाद स्लैब उस पर रख देते हैं, लेकिन जब उसको उठाना होता है तो हम लोग स्लाइड करते हैं, ऊपर उठाते नहीं है ऐसे, क्यों? अरे क्वेश्चन लिखिए फिर बोलेंगे सर 2 मिनट। सर ग्लास को भी मेंशन करना है या जनरलाइज है? क्या? हाँ ग्लास ग्लास पे तो लेते हैं, थर्माकोल पे लेते हैं क्या? देख लिया क्वेश्चन? अब देखिए ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है, इसको आपने ब्लड की एक बूंद गिराई तो वो सर्कुलर शेप ले लेगा, ये ब्लड ने सर्कुलर शेप ले लिया, इसका रेडियस आर है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या रखा, एक और स्लैब रख दिया, ठीक, एक और स्लैब रखूंगा तो साइड से आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये दो स्लैब हैं एक दूसरे के ऊपर और बीच में क्या है, ब्लड, तो ब्लड का शेप कुछ ऐसा नजर आएगा। कौन सा फोर्स ज्यादा है, एडेसिव फोर्स, तो ये लिक्विड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऐसा कर्व्ड हो जाएगा। और समझ में, ठीक है, जब स्लैब को रख देंगे तो अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो कर्व हो गई दोनों तरफ से, क्योंकि एडेसिव फोर्स की वैल्यू ज्यादा है।
ब्लड है, ये मरकरी नहीं है। ब्लड के केस में ही तो शेप बनता है, ये देखे ना कैपिलरी ट्यूब, ऐसे होता है ना, इसी को ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा। आया समझ में? तो ये शेप बन गया। अब इस लिक्विड में एक्सिस प्रेशर के बारे में बात कीजिए। बाहर प्रेशर कितना है? पी नॉट। अंदर प्रेशर कितना होगा? पी नॉट माइनस मतलब कि एक्सिस प्रेशर इज इक्वल टू 2T, मतलब सिंपल T अपॉन R1 प्लस T अपॉन R2। तो ये एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या हुआ? P इन माइनस P आउट। तो P इन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P नॉट प्लस ये होगा ना एक्सिस प्रेशर। सर वीडियो ऑफ कौन सा होगी। प्रेशर ज्यादा होता है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मैंने जनरल लिखा है, जनरल, ये जनरल केस लिखा है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट, इस वाले फिगर को देखिए, इस वाले फिगर, जो इमेजिनरी बबल बन रहा है वो ये है, ये है ना इमेजिनरी बबल। तो इसके अंदर प्रेशर पी नॉट है, तो बाहर प्रेशर कितना होना चाहिए? ये बाहर हो गया ना इसके, ठीक है। तो इस इमेजिनरी बबल के बाहर ये आपने लिखा था, ठीक, मतलब कि मैं ये लिखना चाह रहा हूं, ये तो बाहर का प्रेशर है ना, ये है। अंदर प्रेशर कितना है? पी नॉट, ठीक है। अब बाहर का प्रेशर क्या होगा? फॉर्मूले से कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं अंदर और बाहर के बारे में बात करता हूँ। ये जो इमेजिनरी बबल है इसके अंदर प्रेशर कितना है? पी नॉट। अंदर का प्रेशर पता है, तो बाहर का प्रेशर क्या होगा? बाहर का प्रेशर क्या होगा? ये बाहर का प्रेशर है ना, तो बाहर का प्रेशर क्या होगा? पी इन माइनस ये, ठीक। तो बाहर का प्रेशर कितना होगा? मतलब ये बाहर है ना, तो बाहर का प्रेशर कितना हो जाएगा? माइनस ये वाला, हम लोग R1 R2, अगर मैं R1 R2 लूं तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, एक ये, इसका रेडियस मिल जाएगा, ठीक। और एक हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? एक ये, तो ये क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए D है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? P नॉट माइनस D/2 मतलब 2T/D प्लस T अपॉन R, ये वाला R। आगे समझ में? ये आ रहा है प्रेशर अंदर में। अब देखिए, ये है स्लैब, ये स्लैब है, मेरे को ये साले स्लैब को उठाना है ना, तो ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी तो उठेगा, ठीक है। और बाहर से पी नॉट है, एयर है ना ऊपर, तो ये फोर्स सीधा लगा रहा होगा कितना? जो भी स्लैब का एरिया, छोटा सा स्लैब है उसका जो भी एरिया हो, ठीक। अंदर से, अंदर में प्रेशर क्या है? तो ये ऊपर लगा रहा होगा फोर्स, P नॉट माइनस 2T/D प्लस T अपॉन R इंटू एरिया। और नीचे क्या लग रहा होगा? इस स्लैब का वेट। मेरे को इस स्लैब को उठाना है, मैं सिर्फ स्लैब का एफबीडी बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे को सिर्फ स्लैब को उठाना है, तो सिर्फ स्लैब का एफबीडी बनाया। अंदर तो लिक्विड है, लिक्विड अंदर से कितना फोर्स लगा रहा है? प्रेशर इंटू एरिया। ऊपर क्या है? एयर है, वो कितना फोर्स लगा रहा है? प्रेशर इंटू एरिया। और एक्सटर्नल फोर्स में ऊपर लगाना पड़ेगा, स्लैब को ऊपर उठाना है, ठीक है। और इसका वेट, इस स्लैब का जो भी स्लैब है इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के होना चाहिए ना, तभी तो उठेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर फोर्स कौन सा है? एफ एक्सटर्नल प्लस ये वाला P नॉट A माइनस 2T/D इंटू A माइनस T/R इंटू A।
ये फोर्स है ऊपर की तरफ और नीचे फोर्स कितना है, पी नॉट ए प्लस वेट, पी नॉट ए कैंसिल हो गया, एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू वेट प्लस 2t by d into a plus t by r into a। ये डी की वैल्यू स्लैब को भी चिपका हुआ है, ठीक है, स्लैब चिपका हुआ मतलब कि आपका क्या है, मान लीजिए 0.001 मिलीमीटर है, ठीक है, 0.001 मिलीमीटर होगा तो वैल्यू पुट करके देखते थे कितनी बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है ना, हजारों टाइम लगने लग जाते हैं छोटे से चीज में, ठीक है, तो अपने बस की बात नहीं है इसको उठाना, ठीक, क्रेन से भले उठा सकते, आगे समझे। स्लाइड करते तो टॉप मिलता वहां फोर्स नहीं लगता, उसमें तो इसमें तो लगने की जरूरत ही नहीं है ना, सही बात है, उसमें वर्टिकल फोर्स काउंट ही नहीं होंगे। इसको स्लाइड करेंगे बस कोई फोर्स को तोड़ना है। और फिर एक चीज बताइए, जैसे आपने डी लिया है, ये डी सबको ये भी तो एक सर्कल ही है ना, इसके साथ ऐसे मतलब एक रेक्टेंगल है ना डी, तो फिर आपने डी बाय 2 मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट था उसके परपेंडिकुलर, अरे यही होगा ना एरिया, इसी के अंदर है ना, ये डायमीटर हो गया ना। हाँ, अच्छा मैंने एक ही सर्कल का आपने दो ले लिया, ये एक्चुअल में लिक्विड ऐसे है, एक रेडियस ये हो गया और एक ही डायमीटर, एक ही रेडियस ये हो गया। हो गया।
फ्लूइड्स खत्म हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। लिख लीजिए, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब सिंपल हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर बताता क्या है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग विंटर सीजन में एक आयरन रॉड है और एक वुडन रॉड है, वुडन प्लैंक आयरन प्लैंक दो रखे हुए, ठीक है। विंटर सीजन में एटमोसफियर में रखे हुए बाहर, ठीक। जब मैं इसको छूता हूँ तो मेरे को ठंडा लगता है और इसको छूता हूँ तो इसके कंपैरिजन में कम ठंडा लगता है। इसका मतलब किसका टेम्परेचर कम है? आयरन का टेम्परेचर कम है। गलत कॉन्सेप्ट है, लिखिए पहले। टेम्परेचर दोनों का सेम है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दोनों चीजें बाहर रखी हुई है एटमोसफेयर में, तो वो तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुके होंगे ना एटमोसफेयर के साथ, ठीक। तो दोनों का टेम्परेचर क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस पे है, लेकिन छूने पे ये ठंडा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका टेम्परेचर कम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है। लिखिए पहले से बता देते करके। जब इक्विलिब्रियम है तो ये आएगा। अब यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर तो 5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको छूने पे मेरे को ठंडा क्यों लगता है? ठीक, मेरा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है कितना होता है बायो वाले स्टूडेंट? 37, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक। और आपने इसको 5 डिग्री सेल्सियस वाले को छुआ तो क्या होगा? हीट ट्रांसफर होगा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये आयरन क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको छुआ तो मेरे शरीर से जो हीट है वो इधर ट्रांसफर हुआ, तो मेरे शरीर का टेम्परेचर डाउन हो गया, इसी कारण मेरे को ठंडा लगता है। देखिए, तब ठंडा लगेगा। वुड और रॉड को छू के देखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा हमारे। अब देखिए, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं? वुलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है। वुलन कपड़े पहनने का मतलब है ना कि उससे गर्मी मिल रही है, ऐसा होता है क्या? ठीक है ना, वो क्या लगता है? वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए -1 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर बहुत रेट इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हीट रेट उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस पे है, बॉडी का टेम्परेचर 37, तो आपने क्या किया? वुलन जैकेट पहन लिया, तो उसने क्या किया? इंसुलेटर का काम किया, हीट को ट्रांसफर नहीं होने दिया बाहर की तरफ, ठीक है। ये होता है बेसिक, हम लोग वुलन वगैरह क्यों पहनते सर्दियों में।
अब यहाँ पे टेम्परेचर, ये चीज तो पढ़ लिया, लेकिन टेम्परेचर ये है नहीं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर देखिए, यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स हैं सब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ एटम। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सब आपके स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर एक पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये वाला पार्टिकल तो ये वाइब्रेट कर रहा है, किसी में वाइब्रेशन ज्यादा होता है, किसी में वाइब्रेशन कम होता है। अगर मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन किसमें होगा? गैस में, और उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम सॉलिड में। तो आपने कहा सॉलिड में सबसे कम वाइब्रेशन है, लेकिन वाइब्रेशन हर एक के पास है। तो ये जो टेम्परेचर है ये सिर्फ मेजर करके ये बताता है कि जो भी हमारा मैटर है उसके पास कितनी वाइब्रेशन एनर्जी है। जिसके पास जितनी ज्यादा वाइब्रेशन एनर्जी होगी इसका मतलब उसका टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये सिंपल ये बताता है कि जितने भी मैटर्स हैं वो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल के पास कितनी वाइब्रेशन एनर्जी है उसको मेजर करता है टेम्परेचर। मतलब उसके कॉरस्पॉन्ड, तो ये नहीं बता रही एनर्जी इतनी है 5 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं बता रही किसकी एनर्जी है। मतलब हम लोग कंपेयर करते हैं, एक का टेम्परेचर 5 है, एक का टेम्परेचर 10 है, तो मैं क्या कहूंगा 10 डिग्री सेल्सियस वाले के पास वाइब्रेशन एनर्जी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लिख लीजिए। अब देखिए थर्मोमेट्री। अभी हमने बेसिक चीज तो देख ली कि हाँ टेम्परेचर किसको बताता है, वो बताता है कि वाइब्रेशन एनर्जी कितनी है किसी भी पार्टिकल के पास। अब थर्मोमेट्री मतलब कि इसको मेजर करने के लिए कोई स्केल होना चाहिए हमारे पास। ठीक, जब हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो एक रेफरेंस डिसाइड करते हैं। मेजरमेंट की डेफिनेशन ही यही थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन विद रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इस बोर्ड को लेंथ को मेरे को मेजर करना है, मैंने पेन से मेजर किया और मैंने बोला कि बोर्ड की लेंथ कितनी है 5 पेन। ठीक, तो ये रेफरेंस है मेरे लिए, तो मैंने इसके रेस्पेक्ट में बताया कि इसकी बोर्ड की लेंथ कितनी है 5 पेन के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मेरे को टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए कुछ रेफरेंस को चूज किया गया, और उसके लिए रेफरेंस क्या चूज किया गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को रेफरेंस माना गया इसके रेस्पेक्ट में। तो जो सेल्सियस था उन्होंने कहा, रैंडम वैल्यू ले ली, उन्होंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, इन्होंने मान लिया। और वही हम लोग कहते आ रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका फ्रीज हो रहा है। आपने एक नया स्केल बनाया, आपने कह दिया -10, अगर वो गलती से -10 लिख देता तो हम लोग -10 पढ़ते आते भी। ठीक है, तो ये स्केल है, और स्केल तो आपकी मर्जी पर डिपेंड करते हैं कि आप स्कोर को कैसा बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट क्या है, उन्होंने कहा कि थोड़ा अलग मानूंगा, उन्होंने बोला 212, और ये कितना माना 32। हम्म, अरे एक ही, हर एक कोई अपना रेफरेंस थोड़ी चेंज करेगा। उसी को ये पता है ना कि पानी दुनिया में कहीं पे भी हो, किसी एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा होगा और एक ही टेम्परेचर पे बॉयल भी होगा। ठीक है, और उसके बाद जो केल्विन है उसने कहा 373। आप आए, आपने कहा एक्स वाई। क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, लेकिन जिसने भी जो भी स्केल माना उसको ये पता था, थोड़ी सी मैथ्स लगाई। उसने कहा ये जो लेंथ है हर एक के बीच में, मैं लेंथ कह रहा हूँ इसको, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, मैंने कहा कि डिग्री सेल्सियस में रीडिंग आ रही थी सी, और फ़ारेनहाइट स्केल में रीडिंग आ रही थी एफ, केल्विन में आ रही थी के, और यहाँ पे रीडिंग आ रही थी ए। ठीक, तो ये जो लेंथ है
तो लेंथ का रेशियो हर एक में क्या रहेगा, सेम। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, तो x इज प्रोपोर्शनल टू c माइनस 0, l इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस 0, तो x अपॉन l हर एक के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको भी स्टैंडर्ड कर दूं, x अपॉन l कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में c माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0, फ़ारेनहाइट में f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 212 माइनस 32, केल्विन में k माइनस 373 सॉरी 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273, और आपने जो स्केल बनाया यहाँ पे क्या लिया था, a माइनस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अच्छा सर एक चीज बताइए, टेम्परेचर जो है वो वाइब्रेशन को किसी एक डिफरेंस के अकॉर्डिंग मेजर करता है, ठीक है सर। तो फिर अगर किसी पार्टिकल में ज्यादा वाइब्रेशन है तो फिर उसका, जैसे इस पेन में ज्यादा वाइब्रेशन है और इसमें कम है, तो इसका टेम्परेचर इससे ज्यादा है ना। तो फिर सर किसी पार्टिकल में होगा इस पेन के, तो फिर सर गैस का टेम्परेचर से हमेशा सॉलिड से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड का टेम्परेचर में राइज कर दूंगा। अरे उसका टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो है, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उसको मेजर करके बताता है टेम्परेचर। सर अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दूं, उसकी काइनेटिक एनर्जी गैस जितनी तो होनी चाहिए। अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर 100 डिग्री कर दूं मान लीजिए, तो सर उसकी काइनेटिक एनर्जी गैस जितनी तो होनी चाहिए ना, जो गैस हमारी सराउंडिंग में। किसी चैम्बर में गैस रखा हुआ है और सॉलिड है, दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा क्या? क्यों? क्योंकि सर उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसलिए वहां पे प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। सॉलिड में प्रेशर पे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैस में प्रेशर में फर्क पड़ता है, इसलिए जब एलपीजी गैस निकलती है ना ठंडी होती है, ठीक है ना। आप कहेंगे समर में तो बाहर का टेम्परेचर 45 है, लेकिन जब गैस के सिलेंडर को छू के देखेगा वो ठंडा रहता है, ठीक है ना, वो प्रेशर वहां पे रोल करने लग जाता है, थर्मोमेट्री। फ्राइडे को आप लोगों की क्लास है, रेगुलर क्लास है 5 से 6:30। अरे कभी इधर ही केल्विन में डिग्री नहीं लगाते, क्या केल्विन में डिग्री का नहीं लगाते, वो साइंटिस्ट से पूछेगा, मर गया। जो साइंटिस्ट की मर्जी है। कोई जबरदस्ती अपना लॉजिक लगाते वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक था नहीं। क्वेश्चन में लिखे क्वेश्चन, फाइंड टेम्परेचर at which reading of degree Celsius, या सिंपल रीडिंग इन सेल्सियस स्केल, फाइंड टेम्परेचर where reading in Celsius scale and Fahrenheit scale is same. Find temperature where reading in Celsius scale and Fahrenheit scale is same. कीजिए बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो 9th क्लास के होंगे, तब देखता हूँ कितना दिमाग चलता है।
बस इसी को यूज कीजिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ आपके पास। क्या लिखा था? C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। आपने क्या बोला? ये रीडिंग और ये रीडिंग क्या सेम है, मतलब कि x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180। x की वैल्यू कितनी आती है? -40। -40 पे सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल सेम रीडिंग देगा। अब आप लोगों के 2 टेस्ट हुआ करेंगे, नीट वालों को कल बता दिया था, एक आरंभ और एक प्रयास। ठीक है, आरंभ इजी, और जो प्रयास दूंगा वो मैं बनाऊंगा, जो आरंभ होगा जो रखा होगा उसे भी को दे दूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब कि ये लेवल तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए इसमें, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट का हो चाहे नीट वाला हो। ठीक है, जो भी एक ऑल्टरनेट वीक में होगा, तो अगर इस बार प्रयास हो रहा है तो नेक्स्ट वीक में आरंभ होगा, एक टिपिकल एक आसान, एक टिपिकल एक आसान। ठीक है, और ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि इसमें हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं इसमें नहीं आ रहे हैं। अगर ये इंजीनियरिंग का है तो ये बेस लेवल है। ठीक है, तो इसमें मार्क्स तो आने ही आने चाहिए किसी भी हालत में। अगर आरंभ में मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। इसके इस वाले पार्ट में हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं करेंगे कि अगर मार्क्स नहीं आ रहा था। इसके लिए आपकी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसका मार्क्स इंप्रूव होगा। लेकिन इसमें नहीं आ रहा मतलब कि आप रेड जोन में है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इसमें तो मार्क्स आने ही आने चाहिए। और हर एक 2 वीक के बाद आपके पेरेंट्स से बात करूंगा। अभी तक तो जितने भी पीटीएम हुए मैंने किसी से बात नहीं की। ठीक है, जो फ्री था वही बात कर रहा था, मैं किसी के पेरेंट्स से नहीं मिला हूँ पिछले 2-3 महीने से। ठीक है, अब मैं फ्री हो रहा हूँ। ठीक, इस वीक के बाद मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो मैं इस वीक से आप लोगों के पेरेंट्स से बात करूंगा पर वीक बेसिस पे कि क्या परफॉर्मेंस चल रही है क्या नहीं चल रही है। आ रहा समझ में सभी को, यस नीट वालों को खास तौर पे। ठीक है ना, अकेले तो बहाना चले ना, उस दिन तो आपके पेरेंट्स हैं, मैं था नहीं। ठीक, मैं हर एक के पेरेंट्स से सही से बात करता हूँ, क्योंकि आप लोग ऐसे ऐसे बहाने रखते हैं ना वहाँ पे पेटीएम में कि कोई होता है तो उसको पता नहीं रहता क्या बोलना होता है, तो मैं रहता तो सही से जवाब देता। हर एक पर वीक होगा। अब तो सिर्फ मार्च तक हम लोग रेगुलर टेस्ट ही देंगे क्योंकि अब सिलेबस कंप्लीशन पे। मैं लूंगा हर एक, अब वो टेस्ट जो भी डिसाइड हो वो मेरे को नहीं पता, पर वीक टेस्ट होगा वो मेरे को नहीं पता। टेस्ट के बारे में पूछना है तो किससे पूछेंगे आप लोग? अकील नहीं, वो मसूद सर, नीट वाले। ठीक है ना, क्योंकि उनकी क्लासेस आगे पीछे होती हैं तो वो टेस्ट अपने हिसाब से देखते हैं कि नीट वालों को कब रखा है। जेई वालों का मैथ्स वाले सर से पूछेगा, अगर वो नहीं बताएंगे तो मैं तो अपना बता दूंगा। ठीक है, मेरे को नहीं पता ना, मैं उस चीज में ध्यान ही नहीं दे रहा। वो टेस्ट करवाने वाला काम उन लोगों का है कि किस दिन करवाना किस दिन नहीं करवाना। हाँ तो ठीक है, तो हो सकता है फ्राइडे को ही हो जाए। अरे पढ़ा हुआ है ना, अब टेस्ट के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है क्या? जब रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करें तो टेस्ट के लिए अलग से क्या पढ़ना? बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना कि कल बोर्ड का एग्जाम है आज बैठ के रात भर पढ़ रहे रट रहे हैं। अब ये नहीं पता क्या। बायो तो रोज पढ़िए, बायो कोई सब्जेक्ट होता है? मैं तो सीधे सीधे कहता हूँ बायो कोई सब्जेक्ट है? बस वह है कि वो रटने वाली चीजें हैं, उसको बैठ के जितना रटिए, रोज 1-1 घंटा दीजिए। उसको आप इंतजार करते हैं जब टेस्ट होगा उस दिन देंगे 12 घंटा, तो अलग बात है। आप लोगों को तो बुलाना ही है, कल कहा ना कि नीट वाले तो फ्राइडे को लेकर आएंगे अपने पेरेंट्स को, नहीं तो क्लास अटेंड नहीं करने दूंगा सैटरडे से फिजिक्स की। चलिए अब हम लोग आते हैं हीट। देखिए हीट को कैसे डिफाइन किया गया। जो साइंटिस्ट थे
उनका नाम था कैलोरी, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा, सरनेम कैलोरी था। तो उन्होंने क्या कहा कि हीट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कैलोरी। ठीक, और कैलोरी को उन्होंने डिफाइन किया, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, लिखिए, हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of heat required to raise the temperature of 1 gram of water 1 gram of water from 13.5 degrees Celsius to 14.5 degrees Celsius. Heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 13.5 degrees Celsius to 14.5 degrees Celsius. ठीक है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन पिछले 10-12 सालों में 3-4 बार पूछा जा चुका है मेंस में एज इट इज। ठीक है, और नीट में भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको याद रखेंगे कैलोरी की डेफिनेशन क्या होती है। अब जब हीट के बारे में पढ़ा तो हमें ये नहीं पता था कि हीट से हम लोग मतलब कि एनर्जी कन्वर्जन के बारे में आइडिया नहीं था, अभी मतलब कि फिजिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो जब हमें ये नहीं पता था कि हीट से हम लोग वर्क डन कर सकते हैं, वर्क डन से हीट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया जो आप लोग पढ़ते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये पढ़ते हैं ना। ठीक है, ये कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, ये कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, ये है क्या, अगर मैंने 1 ग्राम वाटर पे 4.2 जूल का वर्क डन किया तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, ये वर्क डन है। 4.2 जूल क्या है, वर्क डन है। अगर मैं 1 ग्राम वाटर पे 4.2 जूल का वर्क डन करूंगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा। इसलिए इस टर्म को हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। लिखे पहले बेसिक डेफिनेशन, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, इसका मतलब क्या हुआ। सिंपल 1 डिग्री राइज करने के लिए क्या, अगर मैं 4.2 जूल का वर्क डन करूं 1 ग्राम वाटर पे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाएगा, इसलिए हम लोग 1 कैलोरी को 4.2 जूल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि मैं वर्क डन करके किसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, हीट में, मतलब कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड क्या था, हीट इंजन, जो शुरुआत में स्टीम इंजन आया था। ठीक है, वहां पे हम लोग कोयले को बर्न करते थे, ठीक है, कोल को बर्न करते थे और हीट को यूटिलाइज करते थे, किसको, उसकी व्हील्स को रोटेट करने में, इंजन के। ठीक, वहां पे लॉसेस बहुत ज्यादा होते थे, इसलिए धीरे धीरे अब हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग वर्ड यूज करेंगे लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है, ट्रेन का इंजन, तो उसको लोकोमोटिव कहते हैं। ठीक है, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। It is the energy required. It is the energy required to raise the temperature of. It is the energy required to raise the temperature of 1 gram substance. 1 gram substance by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 ग्राम सब्सटेंस को इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी हीट की
रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डेफिनेशन ध्यान से पढ़िए, यूनिट बताइए क्या होगी। जूल पर केल्विन। नहीं, पूरा सही है। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो होता है यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या सिंपल कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 कैलोरी को कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 जूल, ग्राम को कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ kg, तो ये कितना आ जाएगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ये डेटा याद रखना आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। specific heat capacity of ice, specific heat capacity of steam is equal to 1/2 calorie per gram per degree Celsius. आइस और स्टीम का स्पेसिफिक कैपेसिटी सेम रहती है। ये मैंने कहा पानी है 2 kg, इसका टेम्परेचर मेरे को 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो मेरे को कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो देखिए सिंपल यूनिटरी मेथड है, आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है 1। ठीक, तो आपने क्या कहा कि अगर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, सही है ना, मतलब कि 1 कैलोरी हीट चाहिए 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने में। मेरे को कितना पानी है 2 kg, मतलब कि उसके लिए कितना चाहिए होगा। ठीक है, कितना टेम्परेचर राइज हुआ 1 डिग्री, कितना राइज करना है, तो यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं ms डेल्टा टी। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे, मेन मटेरियल पे ही है, और टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज में धीरे धीरे करके करेंगे, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे होगा। मेन मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसकी बॉन्डिंग क्या है, कैसे। ठीक ठीक, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। क्या नहीं पढ़ा है, 9 10 क्लास में किया है, 9 10 में है ही नहीं, पता नहीं कौन से बोर्ड से किया। ये तो नहीं, लॉ ऑफ मिक्सिंग, लॉ ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि ए बॉडी है और एक आपकी बी बॉडी है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूंगा, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर गेन करेगा
और ये टेम्परेचर लूज करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर टेम्परेचर गेन कर रहा है इसका मतलब हीट गेन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं दोनों को मिक्स करूंगा तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो एक बॉडी आपका हीट लूज कर रहा होगा, दूसरा बॉडी हीट गेन कर रहा होगा। नेट हीट एक्सचेंज कितना होगा, 0। नेट हीट एक्सचेंज जितना इसने लूज किया उतना इसने गेन कर लिया। मैं आइडियल केस के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई लॉसेस के बारे में बात नहीं कर रहा, एटमॉस्फेयर में कुछ लॉस हो गया। आइडियल केस में क्या होगा, जितना हीट लॉस करेगा उतना हीट ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो मैंने मान लिया कि फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया, T। तो इसका एस बी है और इसका एस ए है, इसका मास ए है और इसका मास बी है। तो ये हीट लूज कर रहा है, तो आपको हीट का फॉर्मूला पता है एम एस डेल्टा टी। तो ये हीट लूज कर रहा है, ठीक। तो ये कितना हीट देगा, एम एस डेल्टा टी, और ये हीट गेन कर रहा है। तो Q2 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, टी माइनस 10। टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना इसमें, ठीक है। तो T माइनस 10, तो आपने क्या कहा कि दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से एम ए एस ए टी माइनस 10 इज इक्वल टू एम बी एस बी 100 माइनस टी। तो फाइनल टेम्परेचर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं अगर सिर्फ 2 बॉडी, अगर मैंने 10 बॉडी रख दी तो पता नहीं चलेगा कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कीजिए। तो हाँ, क्यू क्यू क्यू, कैपिटल क्यू। तो यहाँ पे आपने सिंपल कॉन्सेप्ट लगा कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अब हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू 0। तो नेट हीट एक्सचेंज, इसके लिए मैंने क्या लिखा, एम एस डेल्टा टी प्लस एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी हमेशा क्या लिखेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया बॉडी का T, और इनिशियल कितना था 100। इसको इधर ले जाइए, यही बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस मेथड से अगर आपको करना है तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, T फाइनल जो भी होगा बॉडी का जो आपको निकालना है, और इनिशियल जो भी उसका इनिशियल टेम्परेचर। इस फॉर्म में लिखे ताकि आपको याद रहे। वैसे लिख देंगे तो डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल टी इनिशियल, और फिर इधर लिख दिया टी इनिशियल टी माइनस, और इधर टी फाइनल टी इनिशियल, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक बकेट है, इसमें 1 kg वाटर है और इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। एक और बकेट है, इसमें 2 kg पानी है, इसका टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है। एक और पानी है, इसका टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेल्सियस है और इसमें 1 kg पानी है। एक और बकेट है जिसमें 3 kg पानी है, इसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। एक और बकेट है, इसमें आपने कहा 1 kg पानी है, इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस। अब सबको आपने क्या किया, एक बड़े से टैंक में मिक्स कर दिया, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर
तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 × S की वैल्यू 1, डेल्टा टी मैं सिंपल MS लिखता हूँ, वो बाद में पुट कर दिया 4200। डेल्टा टी कितना है, फाइनल टेम्परेचर आपने मान लिया कितना हो जाएगा T, तो T - 5 और दूसरे वाले में कितना है 2S। F तो सर कट जाएगा अगर इक्वल होगा तो। तो बस S कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो यहाँ से T की इक्वेशन बनी, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। क्रॉस नहीं हो जाएगा ना सॉल्व। निकाले निकाले वैल्यू निकाले। एक सारा लिखिए क्वेश्चन, three bodies of different materials, three bodies of different materials but same mass but same mass are at 12 degrees Celsius, 15 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. 12, 15 and 20 और तीनों बॉडीज का नाम दे दीजिए A, B एंड C। ठीक है, ये 12 डिग्री सेल्सियस पे है, 15 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे। If A and B are touched, if A and B are touched, then final temperature is 13 degree Celsius। अरे छूना और क्या। Then final temperature is 13 degree Celsius। When B and C, when B and C are touched, then final temperature is 18 degrees Celsius। Find final temperature when A and C are touched। Find final temperature when A and C are touched।
ऐसे दिखा देखिए ये ए बी और ये सी, इसका टेम्परेचर 12, 15, 20। जब इन दोनों को टच किया तो फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 13। जब बी और सी को टच किया तो टेम्परेचर कितना हो गया? 18। आपने मान लिया इसका एस ए है, एस बी है, एस सी है। मेरे को कंडक्टिविटी नहीं पता है की थर्मल कैपेसिटी। तो यहाँ पे आपने इन दोनों को टच किया, मतलब कि एक हीट लॉस करेगा, हीट गेन करेगा। तो ये क्या करे? हीट गेन। तो ये 13 माइनस 1 एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसके लिए एम एस डेल्टा टी 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एम कैंसिल, एस ए इज इक्वल टू 2 एस बी। और इस वाले से इसने क्या किया? फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? 18। तो इसने हीट गेन किया, तो एम एस बी डेल्टा टी कितना है? 3 इज इक्वल टू एम एस सी डेल्टा टी कितना है? 2। तो यहाँ से एस बी इज इक्वल टू 3 एस बी इज इक्वल टू 2 एस सी। अब आपने ए और सी को टच किया तो फाइनल टेम्परेचर टी मान लिया। इस वाले के लिए लिख रहा हूँ। तो ए और सी को करेंगे तो ये क्या करेगा? ये 20 पे है ना, तो वो हीट लॉस करेगा, हीट गेन करेगा। ये कितना हो जाएगा? एम एस ए टी माइनस 12 इज इक्वल टू एम एस सी 20 माइनस टी। तो यहाँ से एस ए की वैल्यू यहाँ से निकाली, और यहाँ पे एस सी की वैल्यू बी के टर्म है, एस बी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे 108 बाई क्लियर है? ठीक है, आज यहीं तक, फल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे वाटर इक्विवेलेंट और आगे वाली चीजें। थर्मल में टाइम लगेगा, थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम 1 या 1.5 लेक्चर, और केटीजी में 1 लेक्चर। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, 4-5 लेक्चर लग जाता है। और केटीजी में 1 दिन, या तो दोनों एक ही दिन भी करवा सकता हूँ आराम से। मैक्सिमम मैं 2 दिन मिनिमम कह रहा हूँ, और थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो तो 3 दिन लग जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, तो कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ कर आइए। ऐसे में उठाइए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, हीट थर्मल प्रॉपर्टी को भी। सब हो गया, अब तो क्वेश्चन के प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। फ्लूइड का मिल गया था ना शीट आप लोगों को? ट्राई कीजिए उसको, नेक्स्ट वीक में उसका डाउट सेक्शन रखेंगे, 1 वीक का पूरा टाइम। इसे तो बोला नेक्स्ट वीक में रखेंगे उसका टाइम। और आप लोगों का रोटेशन खत्म हो गया, नेक्स्ट वीक में आप लोगों का फ्लूइड का डाउट सेक्शन होगा फ्राइडे को। ठीक है, मंडे ट्यूसडे कोई डाउट सेक्शन नहीं है किसी का। मैं सिर्फ आईटी वालों का एक डाउट सेक्शन रखूंगा, सैटरडे को बता दूंगा। ठीक है, जितने रोटेशन उनके बचे होंगे तो उसको मंडे को रख लूंगा। अब नीट वालों का जो भी डाउट करेंगे, सब करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे डाउट सेशन ही रखना है। ठीक है ना, फ्राइडे को डाउट सेशन जो भी होगा आप लोगों का रोटेशन वाला पॉइंट, वो इस फ्राइडे को देखें, इस वाले फ्राइडे को बता दूंगा मैं। हाँ हाँ।